बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सभी समझने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैप्टर के ऊपर आप सभी को मैंने एक वीडियो पहले प्रोवाइड करा दिया है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देख ले, ताकि इस चैप्टर को समझना आप सभी के लिए और ज्यादा आसान हो। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 3 यायावर साम्राज्य की वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे वो चैप्टर उतनी ही जल्दी आएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चैप्टर नंबर 3 के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो आप सभी को ये बात पता है कि जब हम पार्ट फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के क्या क्या प्रमुख स्रोत है हमारे पास, इसके बारे में हमने जान लिया था, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य को हम कितने चरणों में बांट के पढ़ते हैं, है ना। पूर्ववर्ती परवर्ती काल, इसके बारे में हमने जान लिया था, है ना। इसके अलावा आप देखिए रोमन साम्राज्य में गणतंत्र या फिर रिपब्लिक का मतलब क्या था। तो ये 27 ईसा पूर्व से लेके मतलब 509 ईसा पूर्व से लेके 27 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य गणतंत्र था। ऑगस्टस के बारे में हमने इसमें जाना था। ठीक है, तो मतलब बहुत ये प्रिंसिपेट का मतलब हमने प्रिंसिपेट होता क्या है इसका मतलब हमने समझा। रोमन साम्राज्य के तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे, है ना। सम्राट, सैन्य, सेना, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक था, रोमन साम्राज्य की सेना की प्रमुख विशेषता, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसको भी हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में ही समझ लिया था। ठीक है, साथ ही साथ आप देखिए बलात् भर्ती वाली सेना का मतलब हमने समझा, गृह युद्ध का मतलब हमने समझा था, दिनारियस का मतलब हमने समझा था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भाई यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो रोमन साम्राज्य का जो घनी आबादी वाले विशाल साम्राज्य था, तो यहाँ पे नियंत्रण कैसे रखा जाता था, इसमें हमने समझने की कोशिश की कि इतने विशाल का साम्राज्य पे किस तरीके से नियंत्रण बनाकर रोमन सम्राट रखते थे। और सबसे आखिर में हमने शायद ये टॉपिक समझा था, रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी सदी का संकट क्या था, जो कि मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक बोलता हूँ, जो कि हर बार भाई आपके पेपर में आता ही आता है ना। तो आज के इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे रोमन समाज की विशेषता, रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं से शुरू करेंगे भाई, है ना। रोमन समाज की क्या प्रमुख विशेषता थी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आता है तो सीधे 8 नंबर सीबीएसई बोर्ड में 8 नंबर की बात कर ले, और जब हम स्टेट बोर्ड की बात करते हैं बच्चे, तो वहां पे फिर 4 नंबर में, 5 नंबर में, और भी जो स्टेट बोर्ड में हम बात करें 6 नंबर का भी क्वेश्चन है बन जाता है। यूपी बोर्ड के लिए 10 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चे। ठीक है, तो रोमन समाज की विशेषता की बात करते हैं। समाज समाज से आप सभी समझते हैं कि समाज का बनावट कैसा था, है ना। समाज में लोगों की स्थिति कैसी थी, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसान आसान से बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स है, हेडिंग के साथ आपको पॉइंट्स मैंने बताने वाला हूं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे भाई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने में, है ना। हेडिंग याद करोगे ना, बस ये छोटे छोटे हेडिंग याद कर लो और बाकी आप आराम से चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है बाबू। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है एकल परिवार का चलन, है ना। रोमन साम्राज्य में क्या था, एकल परिवार का चलन था। एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता और बच्चे जो है वो एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी रूल अलग था। जो वयस्क पुत्र होते थे ना, वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहते थे। वयस्क मतलब कि जैसे मान लो एक एज 16 17 18 20 कह सकते हैं, जो भी एज है, उसके बाद वो अलग ही रहते थे, है ना। तो एकल परिवार का मतलब हमें पता है कि माता पिता और बच्चे एक साथ रह रहे हैं। ये होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि माता पिता, पिता के जितने भी भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, है ना, बुआ लोग हैं, बुआ लोग वगैरह, तो खैर अलग कह सकते हो आप, जितने भी चाचा ताऊ हैं, है ना, सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है संयुक्त परिवार। लेकिन एकल परिवार में माता पिता और बस बच्चों को काउंट किया जाता है। लेकिन रोमन साम्राज्य में इसमें भी क्या था कि जैसे ही पुत्र व्यस्क हो जाते थे, अपने घर वार को छोड़ देते थे, कहीं और रहते थे। फिर जो मियाँ बीबी है और जो गुलाम होते थे, दास, खास करके दासों को परिवार में शामिल किया जाता था। तो देखो अगला पॉइंट क्या है, परिवारों में दास को शामिल किया जाता था, मतलब कि जो दास होते थे उनको परिवारों में ही उनकी गिनती होती थी। ठीक है, क्योंकि जो एक गुलाम होता था वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मरते दम तक अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता था, जीवन भर, आजीवन, मतलब वो अपने स्वामी की सेवा करता था। तो इसीलिए परिवार में ही उसकी काउंटिंग होती थी, है ना। तो रोमन साम्राज्य में वयस्क पुत्र जो है वो अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहता था। वयस्क पुत्र अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ नहीं रहता था, लेकिन दासों को परिवार में ही गिना जाता था, परिवार का ही एक अंग माना जाता था। ठीक है, अगला देखो तीसरा पॉइंट क्या है, महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार। अब जो महिलाएं थी उनका संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था भाई।
माता पिता के मरने के बाद पूरे उनके जायदाद का जो हकदार है, जमीन जायदाद जितने भी है, उस पे स्वतंत्र रूप से अधिकार हो जाता था महिलाओं का। यानी कि इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमें समझ में आता है कि महिलाओं की स्थिति बाबू बहुत अच्छी थी, आज के समय से भी बहुत अच्छी हम कह सकते हैं। ठीक है, आज के समय में तो भाई ऐसा है नहीं। आज के समय में तो जैसे हमारे देहाती एरिया की बात कर ले तो वहाँ पे जो पुत्र है उनका ही हक होता है ना, बेटों का हक होता है, महिलाओं का तो हक नहीं होता है। महिलाओं को केस लड़ना पड़ता है अपने पिता की। वैसे कानून है कि सभी बच्चों में समान रूप से बटेगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सभी में बांटा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़के जो है वो वही जमीन जायदाद के मालिक बन जाते हैं। लेकिन अगर महिला केस लड़े, केस जीत के वो हासिल कर सकते हैं, कानूनी अधिकार है उसके पास। तलाक देना आसान था भाई। देखो रोमन साम्राज्य में तलाक देना इतना आसान था, इतना आसान कि मतलब ऐसे करके ऐसे चुटकी बजाओ और तलाक हो जाए, है ना। जैसे इस्लाम धर्म में 3 तलाक वाला, 3 तलाक से भी आसान। मियाँ बीवी में से किसी एक ने भी बोल दिया कि भाई ये बंदा मुझे पसंद नहीं, ये बंदी मुझे पसंद नहीं है, इसके साथ मुझे नहीं रहना, खत्म, रिश्ता वहीं खत्म भाई। ठीक है, तो तलाक देना बहुत आसान था। विवाह की आयु की बात कर लो तो देखो भाई, जो पुरुष लोग थे वो 28 से लेके 32 की एज में शादी करते थे। अगर हम बात करें लड़कियों की बात करें तो भाई ये 16 से लेके 23 साल के बीच में ये एज होता था। इस एज में महिलाओं की शादी होती थी, है ना, स्त्रियों की शादी होती थी। ठीक है, इसके अलावा विवाह का नियोजन देखो, विवाह का जो नियोजन है पूरी तरीके से, विवाह का आयोजन जो है वो परिवार वालों के द्वारा होता था, फैमिली वाले ही करते थे ज्यादातर। लव मैरिज वाला सिस्टम उतना उस समय, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, पुराने समय में लव मैरिज का सिस्टम उतना नहीं था। आजकल तो भाई हमारे इंडिया में भी लव मैरिज है। लव मैरिज मतलब कि लड़की किसी और जात की है, लड़का किसी और जात का है, भाग गए, शादी कर लिया, प्यार में पड़ गया, शादी कर लिया, है ना। तो ये हमारे समाज में आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, फेमस हो रहा है। और ये चीजें यूरोप में तो भाई बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब बहुत ज्यादा पैमाने पे होता है ना। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। विवाह का आयोजन जो है वो परिवार द्वारा ही होता था, है ना। मतलब कि अरेंज मैरिज कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज का सिस्टम उस समय प्रचलन में था। ठीक है, स्त्रियों की पिटाई होती थी भाई। जो उनके पति लोग होते थे, पति देव देवता जो होते थे, वो दानव बन जाते थे, बहुत पिटाई करते थे। मतलब कि ज्यादातर पति अपने पत्नियों पे हावी रहते थे, डंडों से पिटाई करते थे। कई बार यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि स्त्रियां कई बार अपने चोटों को दिखाते हुई पाई गई है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, बच्चों को मारना, आप देखो भाई पिता क्या करता था। मान लो कि तलाक देना आसान है, जो स्त्री है 4 बच्चे कर दी, 4 बच्चे हो गए उसके, तलाक दे के निकल ली। अब जो पिता है वो भी चाहता है कि इन बच्चों से छुटकारा मिल जाए भाई, तो वो भी मरने के लिए भाई ठंडे में छोड़ दिया, नंगा छोड़ दिया, चलो भाई मर जाओ। ठीक है, तो बच्चों को मारने के लिए कई हथकंडे अपनाते थे, है ना। शिशुओं को मरने के लिए ठंड में ही छोड़ देते थे। ठीक है, हो गया। काम चलाओ साक्षरता थी भाई। काम चलाओ साक्षरता का मतलब है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर नहीं थे, इतने ही पढ़े लिखे थे कि भाई काम चल जाए, है ना। बहुत बड़े बड़े विद्वानों का उद्भव कोई खास देखने को नहीं मिलता रोमन साम्राज्य में। ठीक है, काम चलाओ साक्षरता थी, जिससे कि काम चल जाए भाई, अपना काम धंधा सही से हो सके, बस उतने ही पढ़े लिखे लोग थे। सांस्कृतिक विविधता थी, इसका मतलब ये कि भाई रोमन साम्राज्य में अलग अलग धर्म जाति वर्ग को फॉलो करने वाले लोग, वेशभूषा अलग अलग, रीति रिवाज अलग अलग, धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोग रोमन साम्राज्य में निवास करते थे, है ना। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट एकदम दिमाग में तुम्हारे छप गया होगा, किसी पॉइंट में रत्ती भर का डाउट नहीं होगा, है ना। पूरे 10 पॉइंट बताया हूं, हेडिंग के साथ बताया हूं, 10 पॉइंट हेडिंग के साथ नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो करना चाहते हो कर लो, बस तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए भाई ये पॉइंट, है ना। पूरे नंबर हमारे 8 में से 8 आने चाहिए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। अब रोमन साम्राज्य की आर्थिक विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं भाई। रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति, यहाँ पे व्यापार की बात होगी, यहाँ पे फैक्ट्रियों की बात होगी। आर्थिक स्थिति कैसी थी? क्या आर्थिक तौर पे रोमन साम्राज्य बहुत मजबूत था, बहुत धनी था, या फिर फटीचर, मतलब फटीचरों जैसी हालत थी रोमन साम्राज्य की? ऐसा इस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। आओ देखो, तो रोमन साम्राज्य को पहले भाई, सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो मजबूत आर्थिक ढांचा था भाई रोमन साम्राज्य का। इसके पीछे मजबूत आर्थिक ढांचा होने के पीछे का मेन रीजन ये था कि वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में फैक्ट्रियां थी, है ना। बंदरगाह थे, बंदरगाह जहां पे जहाज आ रहे हैं, रुक रहे हैं, व्यापार होता था, बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार होता था। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत था। देखो क्या लिखा है, हेडिंग बना दिया, मजबूत आर्थिक ढांचा। रोमन साम्राज्य आर्थिक ढांचे, रोमन साम्राज्य का आर्थिक ढांचा जो था वो काफी मजबूत था, क्योंकि रोमन साम्राज्य में बंदरगाह थे। बंदरगाह समझते हो, जहां पे जहाजें, समुद्री जहाजें रुक रही है, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार होता होगा वो बहुत बड़े पैमाने पे।
खाने यानी कि जहां से सोने चांदी कोयले वोयले खनिज संसाधन निकलेंगे, है ना, खदानें, ठीक है। जैतून के तेल की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा संख्या में थी, तो ये भी चीजें इसको बहुत मजबूती प्रदान कर रही थी, है ना। अगला देखो कंटेनरों का प्रयोग। बाबू कंटेनर समझते हैं आप सभी। कंटेनर मतलब आप कह सकते हो जैसे कि आजकल तो टीन का कंटेनर होता है जिसमें तरल पदार्थों को भरा जाता है। रोमन साम्राज्य में होता था बाबू, रोमन साम्राज्य में बाबू होता था मिट्टी का कंटेनर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिट्टी के कंटेनर होते थे जिसका इस्तेमाल होता था जैतून के तेल को लाने ले जाने के लिए, या फिर कोई भी तरल पदार्थ है उसको एक जगह से लाना ले जाना है तो कंटेनर का इस्तेमाल होता था, है ना। देखो क्या लिखा है, शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की धुलाई जो है ऐसे मटकों या फिर कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था, ठीक है। इन मटकों या कंटेनरों को क्या कहते थे, एम्फोरा कहते थे, जिसमें जैतून का तेल है, शराब है और अन्य तरल पदार्थों को लाया ले जाया जाता था। जिन कंटेनरों में उनको क्या कहा जाता है, एम्फोरा कहा जाता है। जैतून का तेल, स्पेशली जैतून के तेल के लिए कौन से कंटेनर का प्रयोग होता था बाबू, ड्रेसल 20, ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में जैतून के तेल को लाया ले जाया जाता था। तो ये भी याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है बाबू, एमसीक्यू में आ सकता है कि ड्रेसल 20 क्या था, या फिर जैतून के तेल को लाने ले जाने के लिए, ढोने के लिए कौन से कंटेनर का इस्तेमाल होता था, तो ड्रेसल 20 याद रहेगा सबको भाई, कौन सा कंटेनर, ड्रेसल 20। आगे देखो जल शक्ति का प्रयोग होता था भाई। रोमन साम्राज्य इसलिए भी आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत था क्योंकि खदानों से सोने चांदी को निकालने के लिए या फिर कोयले को निकालने के लिए, दूसरी चीजों को निकालने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए जल शक्ति का बहुत ही व्यापक तौर पे इसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा संगठित व्यापारिक और बैंकिंग व्यवस्था थी भाई। संगठित व्यापारिक और बैंकिंग व्यवस्था का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपना काम धंधा चलाने के लिए, काम धंधा स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए तो बैंकिंग व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि उनको पैसे मिल जाते थे उधार, ठीक है। तो इस वजह से भी वहां पे उद्योग धंधों को शुरू करना आसान था, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे 4 ही पॉइंट दिए हमने, वैसे 5-6 पॉइंट इसमें हो सकते हैं, आप बना सकते हैं। देखो इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा। एनसीईआरटी के टॉपिक में आप देखेंगे थोड़ा सा हमने शॉर्ट बना दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीजें भी आपको इसी में ऐड करना होगा भाई, इसी में आपको ऐड करने का है, ठीक है। देखो ये रोमन साम्राज्य के आर्थिक ढांचे, आर्थिक विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे टॉपिक में कुछ चीजें हैं यहाँ से ना भाई, मैं कई बार देख रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, जब से एमसीक्यू का पैटर्न आया ना तो यहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं। और आप जब रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार की बात करेंगे ना बाबू, तो वहां पे ये पॉइंट्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हेडिंग बना के डालने हैं, अगर आपके हेडिंग नहीं बनने तो छोटे छोटे पॉइंट, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8-10-12 पॉइंट लिख दो, नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। देखो आओ जरा जरा रोमन साम्राज्य के आर्थिक ढांचे में कुछ और पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, आर्थिक विशेषताओं में कुछ और चीजें आप सभी को याद रखनी है ना। देखो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए, मतलब अपनी बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षमता के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। जैसे कि इटली में कैंपेनिया एक जगह है ना, सिसिली एक जगह था, मिस्र में आप देखेंगे फ्यूम, मिस्र में एक जगह का नाम है फ्यूम, है ना, गैलिली, बाइजेकियम, ठीक है। दक्षिण गॉल की बात कर लो आप, तथा बाइटिका, है ना, जो कि दक्षिणी स्पेन में था। ये सारे ऐसे एरिया थे जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थे, बहुत ही ज्यादा उर्वरक एरिया आप कह सकते हो, है ना। स्ट्रैबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों, लेखक के नाम बता रखे हैं, लेखक है दो, के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से एक थे। मतलब ये ऐसे एरियाओं का नाम मैंने आपको बताया, कैंपेनिया, सिसिली, फ्यूम, गैलिली, ये सारे बहुत ही धनी आबादी वाले एरिया थे भाई, और बहुत ज्यादा मतलब लोग यहाँ पे निवास करते थे। घनी आबादी भी, और यहाँ के लोग भी धनी थे, घनी आबादी वाला भी था और लोग भी धनी थे, ठीक है। सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब है वो कैंपेनिया से आती थी। ये देखो एक एक पॉइंट, अभी एक एक लाइन जो मैं आपको बताने वाला हूँ सब आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, दिमाग में नोट डाउन कर लो, अपने पास नोटबुक रखो, उसमें नोट डाउन कर। देखो सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब थी वो कहाँ मिलती थी, कैंपेनिया, है ना, कैंपेनिया से लाई जाती थी। सिसिली की बात करें बाबू, ये सिसिली आपको पता है इटली में, है ना। सिसिली और बाइजेकियम की बात करें तो रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे भाई। अब रोमन वासी गेहूं कहां से ला रहे हैं, गेहूं कहां से ला रहे हैं, सिसिली, है ना। रोमन वासियों को गेहूं कहां से मिल रहा है ज्यादातर, बाइजेकियम, है ना, यहां से गेहूं मिल रहा है, ठीक है। गैलिली की बात करें तो गहन खेती होती थी यहाँ पे, ठीक है भाई, गहन खेती के लिए गैलिली जो था वो फेमस था। और स्पेन का जैतून का तेल, स्पेन के दक्षिणी में खतरनाक सा नाम दे रखा है,
ग्वाडलक्विरी क्लीवीर नदी, ठीक है, के किनारे के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैतून का जो तेल है वो कहाँ से आता था? स्पेन से आता था भाई। जैतून का तेल कहाँ से आता था? स्पेन से आता था, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखो जी, कुछ और चीज यहाँ पे दे रखी है, आगे देखते हैं। दूसरी ओर रोमन, वो तो हमने धनी धनी एरिया की बात कर ली, जहां पे घनी आबादी रहती थी। कुछ और ऐसे एरिया थे जो कि बहुत ही अल्प विकसित अवस्था में थे, बहुत ही दयनीय अवस्था में थी, बहुत ही गरीबी का मार झेल रहे थे। ऐसे एरियाओं की भी हम बात कर रहे थे। देखो, दूसरी ओर रोमन क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से कुछ कम उन्नत अवस्था में थे, मतलब जहां पे उन्नति प्रगति बहुत कम हुई थी। उदाहरणतः नूमिडी, ठीक है, आधुनिक अल्जीरिया की बात करें। आधुनिक अल्जीरिया को पहले क्या बोलते थे? नूमीडिया, नूमीडिया, हाँ ठीक है, नूमीडिया। तो नूमीडिया की बात करें तो यहाँ के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास होता था। ऋतु प्रवास का मतलब ये है कि भाई किसानों को या जो पशु चारक है उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ समय तो मिला, कुछ ऋतुओं में रिसोर्सेज मिला और कुछ ऋतुओं में नहीं मिला, तो वो किसी और जगह पे चले जाएंगे। मान लो ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ी एरिया में कई बार क्या होता है कि भाई ऊपर वाले एरिया में बर्फबारी हो गई या फिर कुछ और दिक्कत हो गई, है ना। तो इस वजह से नीचे की तरफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, मान लो 6 महीने यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो 6 महीने के लिए नीचे की तरफ आ गए, फिर ऊपर चले जाएंगे। तो ये ऋतु के अनुसार, मतलब मौसम की वजह से, मौसम में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका नुमीडिया है, नुमीडिया के देहाती क्षेत्रों से ऋतु प्रवास बहुत ही व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ में अमन अमन आकार की झोपड़ियां उठाए इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, मतलब कि ये जो देहाती जो लोग थे वो ऋतु प्रवास करते थे और अपने साथ साथ अपने घरों को भी, अपने झोपड़ियों को भी उठा के ले जाते थे। इन झोपड़ियों को क्या कहा जाता था? मैपालिया कहा जाता था। देखो भाई, ये झोपड़ियों, इन झोपड़ियों को क्या कहते थे? मैपालिया, जो कि उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे इसको लेके जाया जा सकता था, है ना, है ना, इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहां वहां चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चारागाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई, है ना। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित अवस्था में थी, है ना। स्पेन के भी अगर उत्तरी क्षेत्रों की हम बात करें तो बहुत ही कम विकसित अवस्था में थे, वहां पे भी उन्नति प्रगति बहुत कम हुई थी। इसमें अधिकतर कैल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी। ठीक है, स्पेन में जो लोग रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? उत्तरी स्पेन की बात कर रहे हैं। उत्तरी स्पेन में जो लोग रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? कैल्टिक भाषा बोलते थे, जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। कैस्टेला क्या था? कैस्टेला क्या था? चोटियों पर बसे गांव, है ना, पहाड़ियों की चोटियों पर बसे। स्पेन के जो उत्तरी भाग है वहां के पहाड़ियों की चोटियों पर बसे हुए गांव को क्या कहा जाता था? कैस्टेला। और यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? कैल्टिक भाषा बोला करते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि भाई आपको हर हाल में याद रखना है। यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो उम्मीद है कि आप सभी इन चीजों को याद करके रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से अपने पीपीटी पे आते हैं और फिर से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक स्थिति की बात हमने कर ली, ठीक है। अब रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति की बात करेंगे। दास बोले तो गुलाम, है ना। दास कौन होते हैं भाई? दास मतलब कि मान लो पहले पुराने समय में क्या होता था कि कुछ लोगों को आप खरीद सकते थे, लोगों को खरीदने की परंपरा थी। मतलब मैंने लोगों को पे कर दिया, कुछ व्यक्तियों को के लिए मैंने पे कर दिया कि भाई मैं 1 लाख में इस व्यक्ति को खरीद रहा हूँ, वो व्यक्ति आजीवन क्या करेगा? मेरी सेवा करेगा, वो मेरा गुलाम है, मेरा दास है। ठीक है, तो ये दास परंपरा जो थी प्राचीन काल में बहुत ज्यादा पैमाने पर होती थी। खरीदना बेचना, उनके साथ आप जो मर्जी करो, दासों के साथ, दासियों के साथ आप जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब दासों की स्थिति की बात करेंगे। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी? पॉइंट्स आ चुके हैं। देखो जी, देखो जी, देखो, देखो जी, देखो, ऑगस्टस के शासन काल की बात यहाँ पे की गई है। जो हमारे सम्राट ऑगस्टस थे, उनके समय काल में इटली की आबादी थी 75 लाख, जिसमें से 30 लाख दास थे, 30 लाख गुलाम। जो इस बात को इंडिकेट करता है कि दासों की संख्या भरपूर थी, बहुत ज्यादा लोग दास थे उस समय काल, है ना। उच्च वर्ग के लोग दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। मतलब क्रूरतापूर्ण व्यवहार का मतलब है मारना पीटना, तो आम बात थी भाई, है ना। छोटी छोटी गलतियों पे मार दिया, पीट दिया, तमाचा दे दिया, जो मर्जी करो यार, गुलाम है।
दासों को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष उपाय किए जाते थे भाई। उनको काबू में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाते थे। दासों को छोटे छोटे समूह में बांट के रखा जाता था, ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि कौन दास काम कर रहा है, कौन काम चोर है। मान लो एक काम के लिए मैंने 100 दासों को एक साथ लगा दिया, अब 100 दासों में से मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन काम चोर है, कौन काम कर रहा है। लेकिन इसी को मैं क्या करूंगा, 5-5 के ग्रुप में या 10-10 के ग्रुप में बांट दूंगा, काम पे ग्रुप में बांट बांट के काम पे लगा दूंगा, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि कम है यहाँ पे, एक ग्रुप में कम दास है, तो पता चल जाएगा ना आसानी से कि कौन काम कर रहा है, कौन काम चोर है। तो इसीलिए इनको ग्रुप में बांटते थे। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए उनके शरीर पर गर्म लोहे की पट्टी से दागा जाता था, ठीक है। मतलब जैसे स्टैंप लगाते हैं ना, स्टैंप लगा के मोहर लगा। अभी भी आप देखोगे कि गाय जो होती है हमारे गली मोहल्ले में घूमने वाली गाय हैं, तो उन गायों के ऊपर भी मतलब कुछ लोहे से दाग के मैं देखता हूँ उनके पीठ पे निशान बना देते हैं, ताकि पहचान में आ सके कि हमारी गाय है। ऐसे ही दासों के साथ होता था, उनके शरीर को लोहे से दाग दिया जाता था, ताकि अगर वो भाग भी गए तो उनको पहचाना जा सके, है ना। दासों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पैरों में जंजीर बांधी जाती थी, जंजीर बांध के उनको रखते थे ताकि वो भाग ना सके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी भाई दासों की। उम्मीद करता हूँ दासों की स्थिति वाले टॉपिक भी आप सभी को समझ में आ गया। अब रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में सामाजिक श्रेणियों की बात करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उसकी बात करते हैं। तो परवर्ती काल का मतलब आप सभी को पता होगा, है ना। यहाँ पे हम परवर्ती कार हो गया, काल होगा परवर्ती काल, ठीक है। तो परवर्ती काल आपको पता है 4वीं सदी से, है ना, 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी का जो समय काल है, 4वीं से लेकर 7वीं सदी का समय काल जो है रोमन साम्राज्य में परवर्ती काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस समय के सामाजिक वर्गों की बात कर लेते हैं बाबू। देखो सामाजिक वर्ग की बात करें तो सबसे पहला सामाजिक वर्ग था अभिजात वर्ग। देखो अभिजात वर्ग में हम बात करें तो ज्यादातर सेना में कार्य करने वाले, है ना, सेना में नहीं, सेना में नहीं, सेनेट, जो सेनेट है आपका, सेनेट आप समझते हैं, धनी वर्ग जो अमीर होते थे, ठीक है। अश्वरोही संगठित होते थे, अश्वरोही वर्ग भी इसमें आ जाता था, जो कि मतलब बहुत अमीर है, धनी है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, अमीर है ना, ऐसा कह सकते हो। तो ये अमीरों का वर्ग जो था वो अभिजात वर्ग कहलाता था, अत्यधिक धनवान होते थे, नोट गिनते थे, नोट, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका। मध्यम वर्ग की बात करें भाई, तो मध्यम वर्ग में आपके जो नौकरशाही है, मतलब नौकरशाही यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते थे, सरकारी अधिकारी, ठीक है, सरकारी अधिकारी हो गए। सेना में सेवा करने वाले जो लोग हैं वो सब हो गए, इनकी जिंदगी भी समृद्ध होती थी, ये भी अच्छी मतलब कमाई करते थे, डॉलर में कमाते थे, तो भाई इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, मतलब ठीक थी। निम्न वर्ग की बात करें तो भाई इसमें आपके ग्रामीण श्रमिक हो गए, है ना, औद्योगिक श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, प्रवासी श्रमिक हो गए, गुलाम हो गए, दास जिनको हम बोलते हैं, वो सब हो गए। तो उन सबको मिला के निम्न वर्ग बना था। इनकी स्थिति घटिया किस्म की थी, घटिया किस्म की जिंदगी जीतते थे, ठीक है। आगे आज जो सामाजिक श्रेणियों की आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखो भाई क्या क्या पॉइंट दे रखा है। तो प्रवर्ती काल में नौकरशाही के उच्च और मध्यम वर्ग दूसरे की अपेक्षा अधिक धनी थे, क्योंकि उनको वेतन सोने के रूप में मिलता था। जो आपका उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, मैंने बता दिया। इसके अलावा ये भ्रष्टाचार की वजह से भी बहुत भ्रष्टाचार, आपको पता है कि सरकारी अधिकारी कितना भ्रष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत सारे, है ना, सब नहीं। तो उससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे, मुनाफा कमाते थे, और इस वजह से उनकी स्थिति बहुत काफी ज्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये इसमें आर्थिक स्थिति में ही पॉइंट। परवर्तीपुरा काल की बात कर लेते हैं। तो परवर्तीपुरा काल का मतलब मैंने आपको बता दिया है ना, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य हो गया, साम्राज्य होना था, सम्राट हो गया, साम्राज्य, ठीक है बाबू, साम्राज्य लिख लेना। रोमन साम्राज्य में 4वीं से 7वीं सदी, ये देखो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है भाई। 4वीं से 7वीं सदी का जो समय काल था, जिसको हम उसके उत्थान, विकास और पतन के तौर पे देखते हैं, इसी को हम परवर्तीपुरा काल के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा मिस प्रिंट हो गया बाबू, माफी चाहूंगा, है ना। देखो मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ, परवर्तीपुरा काल का मतलब क्या है। रोमन साम्राज्य में 4वीं से लेकर 7वीं सदी का काल, जो कि इसके उत्थान, विकास और फिर पतन का काल माना जाता है। लास्ट में इसी समय काल में 7वीं सदी आते आते तक रोमन साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। यही काल पूरा जो है वो परवर्ती काल के नाम से जाना जाता है। आगे देखो परवर्ती काल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं रोमन साम्राज्य में। परवर्तीपुरा काल में हुए सुधार और परिवर्तन की बात कर लेते हैं।
तो कुछ धार्मिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है इस काल में। कौन कौन से धार्मिक परिवर्तन हुए बाबू, है ना? कुछ धार्मिक परिवर्तन और कुछ राज्य के ढांचे में परिवर्तन भी होता है। तो धार्मिक परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया भाई। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन की बात करें, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। और इसी समय हम देखते हैं कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का भी उदय देखने को मिलता है। तो ये धार्मिक परिवर्तन इस काल में देखने को हमें मिलता है। राज्य की संरचना में क्या परिवर्तन हुआ, राज्य के ढांचे में क्या परिवर्तन होता है, तो देखो सम्राट डायोक्लिशियन ने क्या किया, एक दूसरा सम्राट का नाम आ चुका है, बहुत ही फेमस सम्राट है सम्राट डायोक्लिशियन। तो डायोक्लिशियन ने क्या किया, उसने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, 3 महाद्वीपों में मेरा साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे एरिया ऐसे है ना जिसका कोई महत्व भी नहीं है बाबू, जिसका कोई मतलब कोई फायदा नहीं है उसको साम्राज्य में रखने का। तो इसलिए क्या किया, इसने साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया, बहुत सारे जो उपयोग में नहीं लाने वाले क्षेत्र थे, बेकार घटिया किस्म के क्षेत्र थे, उनको हटा दिया साम्राज्य। ठीक है, और साम्राज्य को छोटा बना दिया। ठीक है, इसके अलावा साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवा दिए इसने, ताकि साम्राज्य सुरक्षित हो जाए। किले मतलब समझते हो, दीवार से घेर देना। ठीक है, ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेर देना। प्रांतों का पुनर्गठन किया, मतलब जितने भी प्रांत थे उसको फिर से गठित किया इसने। सैनिक और असैनिक कार्यों को बदल दिया, है ना? सेना का कार्य अलग हो गया और बाकी सारे काम अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि भाई जो नागरिक या दूसरे लोगों का जो काम है वो सैनिक करेंगे, सैनिक और ज्यादा मजबूत हो गए इससे, है ना? सेनापतियों को उसने क्या किया, अधिक स्वायत्तता दी। डायोक्लिशियन ने अपने सेनापतियों को ज्यादा अधिकार दिए, ज्यादा फैसले लेने की क्षमता उनको प्रदान कर दी, जिससे कि उनके सेनापति भी बहुत शक्तिशाली हो गए, है ना? इसके अलावा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने भी कुछ कदम उठाए। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इस समय काल में क्या किया, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए इसने क्या किया, सॉलिडस नाम का सिक्का चलाया। अब सॉलिडस नाम का जो सिक्का था वो शुद्ध था, शुद्ध था, बिल्कुल शुद्ध सोने का, है ना? एक नया सिक्का था जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था। 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी भी स्थापित की। दूसरी राजधानी कुंस्तुतुनिया को बनाया, है ना? इन्होंने किसको राजधानी बनाया, कुंस्तुतुनिया को, जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा राजधानी था रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया भाई। आगे देखते हैं, कुछ है? हाँ, इन सुधारों का प्रभाव क्या रहा बाबू, इन सुधारों का प्रभाव क्या रहा, देखो शहरी संपदा और समृद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है, स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित होने लगे, मतलब भवन वगैरह अच्छे बनने लगे भाई। भोग विलास के साधनों में वृद्धि हुई, मतलब कि लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक संपन्न और शक्तिशाली हो गए, जो पावरफुल लोग थे और ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये आप इस सुधार के प्रभाव में बता सकते। देखो एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 8 नंबर में आपके पेपर में आता है कि रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के लक्षण। रोमन समाज और अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषता आप इसमें आपको बतानी है। तो ये समझा नहीं रहा हूं, ये पॉइंट पहले ही समझा चुका हूं मैं आपको। रोमन समाज की विशेषता की बात करें तो एकल परिवार का प्रचलन था, तलाक देना आसान था, महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार था, महिलाओं की पिटाई होती थी, शादी के जो आयु है, विवाह की जो आयु थी, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था के लक्षण, लक्षण का मतलब है विशेषता। रोमन अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या बताओगी, मजबूत आर्थिक ढांचा था, कंटेनरों का उपयोग होता था, अच्छी बैंकिंग व्यवस्था थी, जल शक्ति का उपयोग करते थे, 150 नामक कंटेनर का प्रयोग होता था। ये सारे पॉइंट आप इसमें बता दोगे, है ना? जो सारे पॉइंट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। देखो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है, एक शॉर्ट में लिखा, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे शॉर्ट में, आपको देखो, देख लो आप, इधर भी दे रखा है आपका। अर्थव्यवस्था को आदमी दर्शाने वाले पॉइंट, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी खत्म नहीं, थैंक यू नहीं, अभी नहीं, अभी थैंक यू वाले पेज पे नहीं आना था हमारे को। कुछ चीजें मैं आपको और समझाने वाला हूँ। 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से लेके 2 एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ बाबू। रोमन साम्राज्य की धार्मिक विशेषता एक तो रहेगा हमारा। रोमन साम्राज्य की धार्मिक विशेषता की बात करें तो देखो यहाँ के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना करते थे, है ना? यहाँ के लोग बहुदेववादी थे, यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना यहाँ के लोग करते थे। यहाँ के लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास रखते थे। ठीक है, वही बात है। यहाँ के लोग जुपिटर, जूनो,
मिनर्वा, मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो ये देवी देवताओं के कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको याद करने पड़ेंगे भाई। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, है ना। यहाँ के लोग हजारों मंदिर, मठ और देवालय बनवाई थी। ठीक है भाई, हजारों संख्या में मंदिर, मठ, मठ समझते हैं जहाँ पे भिक्षु लोग रहते हैं उनको मठ बोलते हैं। देवालय यानी कि जहाँ पे देवी देवता निवास होते हैं, मंदिर, वही बात है। ठीक है, तो इसका निर्माण यहाँ के लोगों ने करवाया था। तो ये 4 पॉइंट हमने, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो 4 पॉइंट इनफ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक आपको करके जाना है भाई, रोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हुआ भाई, क्या कारण थे जिससे कि रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, खात्मा हो गया। सबसे पहले तो विदेशी आक्रमण, पहला कारण क्या माना जाता है रोमन साम्राज्य के पतन का, विदेशी आक्रमण, जिसमें आपको पता है कि जर्मनी मूल की जनजातियों ने कई बार रोमन साम्राज्य के ऊपर हमला किया। इसके अलावा विदेशी बर्बर जो थे, विदेशी बर्बर, है ना, बर्बर जो बहुत ज्यादा खूंखार होते थे, मार काट में विश्वास करते थे, आर पार का गेम खेलना पसंद करते थे, इन्होंने भी कई बार रोमन साम्राज्य के ऊपर हमला किया, है ना, और इस वजह से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। इसके अलावा उत्तराधिकारी का कोई स्पष्ट नियम नहीं था भाई, उत्तराधिकारी को लेकर स्पष्ट नियम नहीं था, मतलब कि राजा के मरने के बाद कौन बनेगा उसका उत्तराधिकारी। कई बार राजा का पुत्र ही नहीं होता था, दत्तक पुत्र को बना दिया राजा, है ना, गोद लेके राजा बना दिया किसी किसी को भी। कई बार सैनिक लोग ही तख्ता पलट कर देते थे, वो राजा बन जाते थे। तो ये उत्तराधिकारी का स्पष्ट नियम नहीं था, इस वजह से भी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। आर्थिक कारण बता दो, आर्थिक कारण में बता दो कि भाई ज्यादातर राजा महाराजा जो थे, मतलब कि सम्राट होते थे, वो भोग विलास में अपना रिसोर्स लगा रहे हैं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मतलब कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कारण बता दो। सामाजिक कारण में आप बता सकते हो कि भाई जैसे समाज में कुछ लोगों की स्थिति अच्छी थी, कुछ की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, जैसे कि दासों के साथ समाज में अच्छा व्यवहार नहीं होता था, है ना, इसलिए जब युद्ध वगैरह हुए तो दासों ने भाई सम्राट का साथ नहीं दिया, सेना का साथ नहीं दिया। तो ये भी एक रीजन बता सकते हो आप सामाजिक कारण में, है ना। तो ये ऐसे कारण थे जिससे कि रोमन साम्राज्य का पतन हो। बस आसान सी सी टॉपिक थी, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट में बता सकते हैं कि रोशन भैया दिक्कत है ना। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, भले ही रिप्लाई ना करूँ लेकिन कमेंट पढ़ता जरूर। और साथ ही साथ आप सभी नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जितना ज़्यादा कमेंट उतनी जल्दी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।